तो हमने ये मीडियम के पार्टिकल्स को बनाया है इस तरह से। ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये एक होमोजेनियस मीडियम है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है वो यूनिफॉर्म है। अब सपोज करिए कि यहाँ से कोई वेव का डिस्टरबेंस आता है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, वेव मोशन की डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। मतलब जैसे ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये इसकी मेन पोजीशन है। इस पोजीशन के अबाउट ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, मतलब ऐसे राइट साइड में जा सकता है, लेफ्ट साइड में जा सकता है, तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। इसी तरह से ये वाला जो पार्टिकल है, ये लेफ्ट साइड में जा सकता है, राइट साइड में जा सकता है ना। तो इस वेव के जो डिस्टरबेंस है, ये पार्टिकल्स को, अगर पार्टिकल्स वेव मोशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स कभी तो एक साथ काफी नजदीक आ जाते हैं, कभी ये दूर दूर हो जाते हैं, फिर नजदीक आ जाते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो डेंसिटी है वो चेंज होती है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो मिनिमम होगी। तो इस तरह से जो पार्टिकल, जो मैटर है, जो मीडियम है, उसकी डेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, particles of the medium vibrate in the direction of wave motion। तो ये वेव मोशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। तो इस तरह का जो मोशन वेव का होगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। तो ये जो डेंसिटी का वेरिएशन है, ये वेरिएशन डेंसिटी का, सपोज करिए कि जो वेव है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये एक्स यानी कि डिस्टेंस, पोजीशन और डेंसिटी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे-जैसे ये वेव आगे की तरफ चलेगी, तो ये जो डेंसिटी है ये इस तरह से वेरी करती है, मतलब एक पैटर्न में वेरी करती है। तो जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है ना? तो इस तरह से ये आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों की तरफ वाइब्रेट करेंगे, तो ये डेंसिटी इस तरह से चेंज होती है ना? तो कहीं पे ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब ये इस वाली सिचुएशन को बताता है। और यहाँ पे ये डेंसिटी मिनिमम है, ये इस वाली सिचुएशन को बताता है। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो जब डेंसिटी बढ़ती है तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, और जब डेंसिटी कम होती है तो इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से डेंसिटी का वेरिएशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। अब जो दूसरी तरह का वेव मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। ये क्लियर है बेटा आपको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन? नेक्स्ट है ट्रांसवर्स। तो जो ट्रांसवर्स है उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसका जो पहला लेटर है टी। तो इस टी की जो शेप है उसको देखें। जैसे ये सपोज करिए कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स की मीन पोजीशन है, और यहाँ से कोई डिस्टरबेंस आता है वेव का, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अगर वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन से वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो वेव ऐसे जा रही है, ये पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन perpendicular to the wave motion, perpendicular to the wave motion। तो अगर वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव मोशन बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसको याद करने का तरीका है इसका पहला लेटर। तो अगर हम टी को देखें, ये जैसे मैंने टी बना लिया है ना, तो टी में एक डायरेक्शन तो वेव की हो गई, ये तो वेव की डायरेक्शन हो गई, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की डायरेक्शन हो। तो वेव मोशन और पार्टिकल्स के जो ऑसिलेशन है वो दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो टी बनता है, और टी का मतलब हो गया ट्रांसवर्स वेव मोशन।
ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये जैसे मेन पोजीशन है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जिस तरह से डेंसिटी चेंज हो रही थी लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में, इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो पार्टिकल है, ये जैसे जैसे वेव मोशन आगे की तरफ चलेगा, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से वेरी करता है ना, ये एक पैटर्न में वेरी करता है। तो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन इस तरह से होती है। ये जो पार्टिकल है, ये ऐसे ऊपर तक जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर दूसरी तरफ, और फिर ये एक ऑसिलेशन है, मतलब ऐसे जाके फिर ऐसे, ये एक ऑसिलेशन। तो ये जो एक ऑसिलेशन है पार्टिकल का, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक जाता है, फिर मैक्सिमम से लेके 0 तक, फिर दूसरी डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम तक जाता है ना, और फिर वो ये वापस 0 तक आता है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो ये जो पार्टिकल एक बार ऑसिलेट करेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये एक पैटर्न में वाइब्रेट करेंगे, तो ये इसका वेव का एक ऑसिलेशन होता है ना। इसमें जो वेव ट्रेवल करता है, जो लेंथ ट्रेवल करता है, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव जाएगी, तो ये वेव का एक ऑसिलेशन होगा, और इसमें जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगी, उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ। तो दिस लैम्डा इज कॉल्ड वेव लेंथ। अगर सपोज करिए कि हम वेव को यहाँ से स्टडी करना शुरू करते हैं, तो ये हमारा इनिशियल टाइम है, और ये एक ऑसिलेशन का टाइम कंप्लीट हो गया, तो ये कैपिटल टी हो गया। तो ये जो कैपिटल टी है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये ए, ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कुल कितने ऑसिलेशंस होंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज number of oscillations in a second, number of oscillations in a second। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम वेव की स्पीड को v कंसिडर करें, है ना, तो इसमें क्या रिलेशनशिप होगा। तो देखिए, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव, ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम कैपिटल टी टाइम लेते हैं, तो डिस्टेंस लैम्डा होगा, तो ये लैम्डा अपॉन टी के इक्वल होता है। तो ये लैम्डा और अपॉन टी का मतलब हो गया 1/t। तो ये लैम्डा और 1/t हो गया फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। तो ये रिलेशन होता है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ ऑफ वेव हो गया, वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी, और ये स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो ये इसके कुछ टर्म्स हैं। वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ सेकंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लैम्डा अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा, और ये जो 1/t है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। तो जो स्पीड है वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सॉलिड मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो मीडियम की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है।
तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इसको हम यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से इनका रिलेशन आपस में बना सकते हैं कि स्पीड का और इलास्टिसिटी का और डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है। तो स्पीड इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि स्पीड इलास्टिसिटी की a पावर के ऊपर डिपेंड करती है और डेंसिटी की b पावर के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो दोनों तरफ के डायमेंशन को कंपेयर कर देंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन l अपॉन टी यानी कि lt माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इलास्टिसिटी, आपको अगर इलास्टिसिटी की डायमेंशन याद नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mlt माइनस 2 और एरिया l स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका डायमेंशन हो गया m इंटू एल माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। ठीक है, तो इसकी a पावर के ऊपर तो m l माइनस 1 t माइनस 2 रेस पर a। और ये डेंसिटी, डेंसिटी की भी डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की डेंसिटी हमें पता है m और वॉल्यूम की डेंसिटी l क्यूब। तो ये m इंटू एल रेस पर माइनस 3 हो। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो a हाफ आ जाएगा, b माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड है उसकी वैल्यू आ जाएगी k e रेज पर हाफ एंड रो रेज पर माइनस हाफ। तो इसको हम लिख सकते हैं k e अपॉन रो रेज पर हाफ। ये माइनस हाफ नीचे जाके प्लस हाफ बन जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 आती है, तो ये e अपॉन रो और हाफ को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। तो जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की इन सॉलिड मीडियम, ठीक है, सॉलिड मीडियम के अंदर वो v इज इक्वल टू ई अपॉन रो के इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का मतलब जैसे आपने क्या किया कि एक धागा बांध दिया है ना, एक रिजिड क्लैंप से आपने एक धागा बांध दिया और इसको आप ऐसे हिला रहे हो, तो ये जो धागा है ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रिंग है, स्ट्रेस का मतलब इसके अंदर टेंशन होगी। तो इसमें क्या होगा कि ये टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर स्ट्रिंग का केस है तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इसमें होगी वो एक तो टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। मास पर यूनिट लेंथ यानी कि ये म्यू इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई l है ना, किसका, स्ट्रिंग का। मतलब जो मीडियम है जिसमें वेव बनेगी वो अब स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पे हम ये m अपॉन एल के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से इसको भी प्रूव करेंगे। इनके डायमेंशन हम देख सकते हैं, टेंशन तो फोर्स होता है तो उसकी डायमेंशन तो एम एल टी माइनस 2 होगी। मास की डायमेंशन m हो गई और लेंथ की डायमेंशन l, तो ये एम एल माइनस 1 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो a 1/2 और b माइनस 1/2 आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मूला बनता है। जैसे ये e अपॉन रो है, यहाँ पे t अपॉन म्यू आ जाएगा। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, तो इसमें मास होगा और लेंथ है ना। तो इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्ट्रिंग की मास और लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। अब नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे थे। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव को देखें। सॉलिड मीडियम में बिल्कुल इसी तरह का इसमें भी फॉर्मूला होता है। ये मीडियम की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो स्पीड सॉलिड के अंदर होती है उसका फॉर्मूला ये आता है v इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज इक्वल टू अंडर रूट k प्लस 4/3 ईटा डिवाइडेड बाय रो। तो k तो बल्क मॉड्यूलस हो गया और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया और जो रो है वो डेंसिटी होगी, है ना। तो डेंसिटी हमेशा नीचे की तरफ रहेगी, डिनोमिनेटर में रहेगी। और यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में दोनों मॉडुलस आते हैं, बल्क मॉडुलस भी आता है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आता है। और अगर इसमें ये जो सॉलिड है अगर ये रॉड है या रॉड जैसा है ना, तो जो रॉड के अंदर तो इसमें यंग्स मॉडुलस आएगा, है ना। ये जो मीडियम है बल्क मॉडुलस हम किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड्स के लिए या गैसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, तो उसके केस में इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे रॉड है तो रॉड के केस में हम यंग्स मॉडुलस लेंगे।
तो जैसे यहाँ पे इलास्टिसिटी का मॉडुलस लिया था, तो यहाँ पे ये सॉलिड्स के केस में रॉड जैसा अगर सिचुएशन होगा तो उसमें यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाय रो। और अगर फ्लूइड है, मतलब लिक्विड है या गैस है, तो उसके केस में ये अंडर रूट के बाई रो के इक्वल हो, जहाँ पे के को हम बल्क मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो सॉलिड मीडियम के लिए ये फॉर्मूला है, रॉड के लिए ये फॉर्मूला है, और लिक्विड या गैसेस के लिए ये फॉर्मूला है, मतलब फ्लूइड्स के लिए ये फॉर्मूला है। तो फ्लूइड्स में क्या क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा और गैसेस आ जाएंगे, मतलब जो फ्लो कर सकता है, उसके लिए हम बल्क मॉडुलस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में है साउंड वेव्स, है ना, और साउंड की स्पीड की कैलकुलेशन, उसमें एक लाप्लास का करेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर, मतलब जो अगर आप हम बोलते हैं, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी साउंड वेव्स के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जो साउंड है वो बिना मटेरियल मीडियम के प्रोपगेट नहीं कर सकती। हम अगर वैक्यूम में बोलने की कोशिश करेंगे तो हम एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, तो जो साउंड वेव्स है उसकी लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में, एक प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उनको प्रोपगेट करने के लिए, मतलब चलने के लिए एक मटेरियल की जरूरत होती है। वो मटेरियल सॉलिड हो सकता है, मटेरियल लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का मीडियम हो, लेकिन मीडियम होना चाहिए। स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करती। तो जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, वो तीनों स्टेट्स में ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड्स में ट्रेवल कर सकते हैं, लिक्विड्स में ट्रेवल कर सकते हैं, और गैसेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो न्यूटन ने कुछ कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला निकाला वेलोसिटी ऑफ साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए। तो जो एयर है, एयर के अंदर उसने स्पीड निकाला, तो एयर क्या है, फ्लूइड है, तो फ्लूइड के लिए उसने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया, और इससे कैलकुलेशन की स्पीड ऑफ साउंड की, है ना। यहाँ पे जो ये जो के है, इसको उसने लिया कि जो के है वो बल्क मॉडुलस है एयर के कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो अब ये जो बल्क मॉडुलस है, इसकी वैल्यू वो कैसे निकाले? तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने बोला कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं एयर के अंदर, वो बहुत स्लो होते हैं, है ना। इसकी वजह से, स्लो होने की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और उसने उसको जो चेंज हुआ, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, या आवाज अगर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो न्यूटन ने ये सपोज किया कि उससे बहुत कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बहुत स्लोली, क्योंकि स्पीड का तो पता नहीं था स्पीड कितनी है, तो उसने स्पीड को कैलकुलेशन करने के लिए कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, उसने इस फॉर्मूले को यूज किया, और उसने यहाँ पे बल्क मॉडुलस को निकालने के लिए मीडियम के अंदर जो चेंजेस हैं उनको आइसोथर्मल लिया, है ना। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें पढ़ी थी कि भाई आइसोथर्मल चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या इक्वेशन होती है, तो उसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन होती है ना। और वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाला था, तो उसने ये यूज किया कि भाई जो आइसोथर्मल चेंज होता है एयर के अंदर, ठीक है, तो उसने आइसोथर्मल की इक्वेशन को यूज किया किसको कैलकुलेट करने के लिए, के को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो उसने लिया कि भाई जो पीवी है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, फिर इसको डिफरेंशिएट किया वी के रिस्पेक्ट में, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, और p का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में dp dv, जैसे y का dy dx हो जाता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, और हमने v के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, आप देखिए जरा, जैसे pv इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v। तो फर्स्ट एज इट इज, फिर v को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड एज इट इज, फिर p को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ये 1 हो गया, है ना। तो यहां से हम dp p की वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस v dp अपॉन dv होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस dp डिवाइडेड बाय dv, और ये v इसके नीचे चला जाएगा, तो dv अपॉन v होगा, है ना।
तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, और ये स्ट्रेस, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इस वाले टर्म को उसने बल्क मॉडुलस लिया, इस पूरे टर्म को, है ना। ये जो चेंज इन प्रेशर है, ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के लिए उसने यूज किया, और ये डेल्टा वी अपॉन वी, ये फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस के लिए। तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, ये तो चेंज इन प्रेशर हो गया, डीपी, है ना। और डेल्टा वी अगर स्मॉल चेंज है तो हम इसको डीवी लिख देंगे, तो डीवी अपॉन वी, तो इसको हम बल्क मॉडुलस ले सकते हैं। तो उसने क्या किया कि बल्क मॉडुलस के लिए आइसोथर्मल चेंज के लिए प्रेशर को यूज किया, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है, यहाँ के आइसो की जगह उसने प्रेशर यूज किया, तो उसकी जो स्पीड है वो अंडर रूट पी बाई रो के इक्वल है। तो पी क्या है, प्रेशर है एयर मीडियम का, है ना। तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 288 मीटर पर सेकेंड आती है, जो कि एक्चुअल वैल्यू से काफी कम है। तो 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू होती है, और न्यूटन की कैलकुलेशन के हिसाब से वो 288 मीटर पर सेकेंड आया। मतलब कोई एक ऐसी चीज थी जो न्यूटन मिस कर रहा था, है ना, जो न्यूटन की समझ से बाहर थी। तो फिर एक और साइंटिस्ट थे जिसने न्यूटन के जो अजम्पशंस थे उनको करेक्ट किया। न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था, न्यूटन ने यही अज्यूम किया था कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं वो काफी स्लो बनते हैं, और वो आइसोथर्मल चेंजेस लेके आते हैं एयर के अंदर। तो जो लाप्लास जो साइंटिस्ट थे, पियरे लाप्लास, है ना, इन्होंने करेक्शन किया। उन्होंने बताया कि जब साउंड एयर के थ्रू ट्रेवल करती है, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एयर, चेंजेस इन एयर आर एडियाबैटिक इन नेचर, आइसोथर्मल नहीं होते, एडियाबैटिक होते। एडियाबैटिक में क्या पता क्या चीजें होती है एडियाबैटिक की, एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, और जो चेंजेस हैं वो काफी तेजी से होते हैं, जिससे कि हीट को ना आने का मौका मिलता है ना जाने का मौका मिलता है, तो उसमें हीट का ट्रांसफर जीरो होता है। ठीक है। इस तरह से उसने क्या किया कि जो आइसोथर्मल वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसने उसको चेंज करके उसने बोला कि भाई जो एयर में जो चेंजेस होते हैं वो एडियाबैटिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम जो के की वैल्यू निकालेंगे वो एडियाबैटिक चेंजेस से निकालेंगे। ठीक है। तो उसने ये दो कॉन्सेप्ट दिए कि भाई एडियाबैटिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो ये हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता, हीट इसमें नहीं जा सकती है ना इससे निकल सकती है, इस वजह से ये एडियाबैटिक होगा। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत ज्यादा है, मतलब चेंजेस काफी तेजी से होंगे, है ना। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है वो काफी तेज होता है। तो ये दो पॉइंट उसने दिए कि भाई ये आइसोथर्मल नहीं होगा। तो बस उसने इतना किया कि जैसे न्यूटन ने ये जो बल्क मॉडुलस है वो आइसोथर्मल चेंज के लिए लिया था, उसने यहाँ पे एडियाबैटिक चेंज के लिए लिया, और जो ये आइसोथर्मल की इक्वेशन है उसने क्या किया, ये पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक कंडीशन को यूज किया, है ना। अब इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी दोबारा से। तो देखिए इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, जिससे पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, p v रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये फर्स्ट एज इट इज रहेगा, और इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा। इसमें एक्स रेज पर एन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो गामा वी रेज पर गामा माइनस वन प्लस वी रेज पर गामा इंटू डी पी डी वी इज इक्वल टू जीरो। ये जो वी रेज पर गामा माइनस वन है, इसको वी रेज पर गामा अपॉन वी लिख सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को वी रेज पर गामा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पी गामा अपॉन वी प्लस ये वी रेज पर गामा कैंसिल हो जाएगा, डीपी डीवी
इज इक्वल टू 0। तो ये गामा पी कितना हो जाएगा, गामा पी इज इक्वल टू माइनस डीपी डीवी, और ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू v के बराबर हो जाएगा, तो माइनस dp अपॉन dv बाई v हो, है ना। और ये किसके इक्वल हो गया, k आइसो के, k एडियाबैटिक। तो ये k एडियाबैटिक की वैल्यू गामा इंटू पी आ गई, और k आइसो कितना था, k आइसो की वैल्यू प्रेशर के इक्वल आई, है ना। तो इसमें एक गामा फैक्टर से उसने चेंज ला दी। गामा किसके इक्वल होता है, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी के इक्वल होता है ना। ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसने बस इतना किया कि जो न्यूटन का फॉर्मूला था पी अपॉन रो, उसको गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और ये वाली जो वैल्यू थी, ये स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड से काफी क्लोज थी, ठीक है। तो ये यूज हो गया कि भाई ये फॉर्मूला न्यूटन के फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा है, तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए यूज हो गया, ठीक है। अब जो साउंड की जो स्पीड है वो किस किस तरह से हम बदल सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इसमें जो जो चीजें हैं वो अफेक्ट करेंगे। इसमें क्या है, डेंसिटी है, इसमें प्रेशर है। अब डेंसिटी कैसे चेंज होगी, टेम्परेचर से चेंज होगी। प्रेशर कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर से चेंज होगा, तो उस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को नहीं बदलेंगे, मतलब टेम्परेचर सेम है ना, तो टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो गामा भी नहीं बदलेगा। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसकी कंडीशन को ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या इफेक्ट आएगा स्पीड के ऊपर, अंडर रूट रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको हम अगर दो गैसेस या दो अलग अलग मीडियम में अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करेंगे तो इसका क्या मतलब है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अगर हम v1 अपॉन v2 निकालेंगे तो जो डेंसिटी है वो उल्टे रेशो में आएगा, और अंडर रूट भी होगा, यानी कि रो2 अपॉन रो1 के इक्वल आएगा। अब हम इसमें प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर का और आरएमएस स्पीड, जो गैसेस की जो आरएमएस स्पीड है उसका ये रिलेशन होता है। ये वी आर एम एस को हम सी से भी डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। और जो ये जो स्पीड है इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 RT/m। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर अगर हम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो ये स्पीड भी चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये जो P और रो का रेशियो है ना, रो को इधर ले आइए, तो ये 1/3 VRMS स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तो VRMS नहीं बदलेगा, यानी कि VRMS कांस्टेंट रहेगा। अगर VRMS कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसलिए स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बदल सकती हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इज 0। तो फिर इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, यानी कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हो, है ना। तो जो इफेक्ट है वो किसका आता है, टेम्परेचर का आता है। तो एक्चुअली टेम्परेचर क्या है, वो इस रेशियो को चेंज करता है, क्योंकि वो स्पीड को चेंज करता है। तो स्पीड अगर चेंज होगी तो ये रेशियो चेंज होगा, और ये रेशियो चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। तो टेम्परेचर VRMS को चेंज करेगा,
VRMS की वजह से ये रेशो चेंज होगा और इस रेशो की वजह से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी, है ना। तो देखिए जो VRMS है ये अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P 1/3 रो VRMS स्क्वायर के इक्वल होता है। तो V जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अंडर रूट P बाई रो के, है ना। क्योंकि यहाँ से अगर देखो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाए, तो जो VRMS है वो अंडर रूट P बाई रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो VRMS है वो अंडर रूट टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो VRMS क्योंकि अंडर रूट P बाई रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये अंडर रूट टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पे P बाई रो को हम यूज करते हैं वहां पे अंडर रूट टी को यूज करेंगे। तो जो स्पीड है वो अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अगर दो मीडियम के दो अलग अलग टेम्परेचर पे आप स्पीड को देखोगे तो अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि V1/V2 अंडर रूट T1/T2 के इक्वल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल करते हैं कि इफ 332 मीटर पर सेकेंड बी द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो सेंटीग्रेड में है, तो इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो 273 इसमें ऐड कर दो, तो 273 प्लस 0 273 केल्विन हो जाए। फिर टी टेम्परेचर पे, टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 को टी में ऐड कर दो तो इतना केल्विन हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर, टी पे स्पीड हमें पता करना है और टी पे ये टेम्परेचर हो, है ना। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 332, V इधर जाएगा, है ना, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके, तो 273 प्लस T/273, अंडर रूट के लिए हमने यहाँ पावर हाफ कर दिया, तो ये 332 273 को 273 से डिवाइड करिए 1 हो जाएगा, फिर T/273 और ये पावर हाफ। ठीक है, अब ये जो T/273 है ये बहुत स्मॉल है ना, 1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखोगे तो ये काफी कम है, क्योंकि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे। तो अगर ये बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स पर एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है T 273 के रिस्पेक्ट में काफी कम है, तो हम इसको राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/2 इस वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस T/546, तो 332 प्लस 0.61 T, है ना। तो अगर इसमें हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगी, है ना। तो पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब T को अगर 1 रख दें तो 330 में 0.61 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा, अगर T को 2 रख दें तो उसका डबल हो जाएगा, है ना। तो जितना हम टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही स्पीड की जो जो स्पीड है साउंड की वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, प्रेशर का इफेक्ट 100% पूछा जाएगा, लाप्लास का करेक्शन आएगा, है ना। तो इसमें ज्यादा तो अब सिलेबस है नहीं, काफी सिलेबस तो इसका कैंसिल हो गया। तो ये जो सिलेबस है इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, और उसके छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस दे देंगे आपको, पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, etc। अब ह्यूमिडिटी का इफेक्ट देखते हैं, है ना। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी आपसे पूछा जाएगा। जो वाटर वेपर की जो डेंसिटी है वो ड्राई एयर की डेंसिटी से कम होती है ना। तो वेपर की जो डेंसिटी है वो ड्राई एयर से कम होती है, तो जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो वाटर वेपर आ जाता है। तो जब हम डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है ना। तो क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि वाटर वेपर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो डेंसिटी के कम होने की वजह से हमने देखा था कि जो स्पीड है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट की। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है, यानी कि एयर के अंदर अगर वाटर वेपर आ जाता है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, उससे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एयर की डेंसिटी कम होगी।
और डेंसिटी अगर कम हो गई तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जो साउंड की स्पीड है वो ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है बेटा, ये इसका एक पार्ट हो गया। आप इसके यहाँ तक के क्वेश्चंस आप करके रखिएगा। अब ये जो वेव फंक्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपके इसके क्वेश्चंस भेजूंगा इन दोनों टॉपिक्स के, है ना, ऑसिलेशंस के भी और वेव के भी। तो एक एक नंबर के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उनको क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते ही वो याद हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस तो ये आप अपने रजिस्टर में जरूर लिखिएगा बेटा, जितना आज आपने पढ़ा है 1 से लेके 10 तक, पेज नंबर 10 तक आप अपने रजिस्टर में लिखिएगा, तो ये याद हो जाएंगी चीजें आपको। लाप्लास करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।